अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बुज़दिलाना जो हमला है उसकी जो है कम्प्लीटली इसकी मजम्मत की है, उस पर उन्होंने बात किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक बार फिर क्लियर किया कि ये एक भारतीय चाल है, रॉ की तरफ से जो है ये एक हमला कराया गया है। साथ ही साथ हम पोलिटिकली भी देख रहे हैं कि इस तमाम तरह इशू के ऊपर अब भी बात हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, अच्छे से जो है इसके ऊपर फैक्ट्स पर काम किया जाएगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिविल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि 18,000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर जो है वो शहीद हो गए। अल्लाह ने उनको शहादत का मर्तबा तो दिया है, लेकिन 12 साल से वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से, और एक सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। बात करेंगे हम कुछ अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से कि अपोजिशन जमातें और हुकूमत, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आगाज हुआ है, एक लूप होल दोनों के दरमियान दिखाई दिया है और एक कम्युनिकेशन गैप भी हमने देखा, चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक के इस तमाम क्राइसिस के हवाले से हो या फिर बजट मंजूरी के हवाले से। अपोजिशन जमातों का यही कहना है कॉन्स्टेंटली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो बजट आया है वो नामंजूर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर यह स्टांस है कि हर जगह जो अपोजिशन जमाते हैं उनको साथ लूप में लिया गया है। उन्होंने पहले अपने कंसेंट के साथ उस पर बैठकर बातचीत की है और अब जो है वो इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिव पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो क्रिटिसाइज कर सके। और साथ ही साथ ये भी जो है वफाक की तरफ से कहना होता है कि ये बजट ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पहले आता रहा है, और इस वक्त कोई प्रोडक्टिव चीज के ऊपर जो डिबेट है वो नहीं हो रही। नून लीग का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एतमाद का दोबारा वोट लेने का मुतालबा जो है हम इस पर बात कर रहे हैं, और वो यही चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों ऐसे कह रही है? साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो ऐवान है वो एक दंगल बन गया जब अली जैदी साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ फैक्ट्स पर बात कर रहे थे, रिपोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने जो है उज़ैर बलोच का भी जिक्र किया, जरदारी साहब की एसोसिएशन के मामलात के ऊपर भी उन्होंने पॉइंट्स उठाए। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आई तो नवीद साहब ने बहुत ही गुस्से में अपना कोट उतार दिया और उन्होंने कहा कि अगर लड़ना है तो आए। ये एक दंगल का जो है एक मंजर हमने एक बार फिर ऐवान में देखा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब, रहनुमा PSP, और हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में इस वक्त अब्दुल्ला अजीम खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अब्दुल अजीम खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद हैं आरिफुल्लाह जदून साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। हुमायूं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जरा मुझे एक शॉर्ट अपना स्टेटमेंट इस पर दे दें कि गार्ड्स की 12 साल से जो है तनख्वाह 18,000 हुई है, और अब उनकी फैमिलीज़ को क्या गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी या नहीं करेगी, और इसके ऊपर क्या कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, एक तो पहले आपका शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया, और यहाँ बैठे दोनों मेरे भाइयों को मेरा सलाम। नहायत ही दुख वाला वाक़या जिस तरह ये वाक़या इस वक्त पेश आया, और उनको जो अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले तो एक न्यूज़ देख रहा था कि चल रही थी कि CM सिंध ने 10 लाख रुपए ज़ख्मियों के लिए अनाउंस कर दिए और 50 लाख रुपए शहीदों के लिए अनाउंस कर दिए। अल्लाह करे ये वादा भी पूरा हो जाए, क्योंकि इससे पहले अमजद साबरी के साथ जो यहाँ पे हुआ था तो उनके लवाकिन के साथ और कुछ लोगों के साथ कुछ वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे पास वो लोग आते रहते हैं अपनी दरखास्तें लेकर, और अखबारों की वो कटिंग और न्यूज़ चैनल की वो कटिंग लेकर, जिनको आज तक रिलीफ नहीं मिल सका। जो TV पे तो बाज़ाहिर अनाउंस हो जाता है, उसके बाद हकीकी मायनों में लोगों तक नहीं पहुँचता। तो मेरी दुआ अल्लाह करें कि उनके जो लवाकिन हैं उनको ये हकीकी रिलीफ पहुँच जाए। इस सूरत में देखें अलवीना, हम बहुत अरसे से इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। 3 मार्च 2016 से हम बात कर रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से ख़ास तौर पर, और आपके सामने जिस तरह के इनिशिएटिव्स हमने लिए कराची में, तो अल्लाह शाहिद है इस बात का, और आप भी शाहिद हैं, आप कराची की रहने वाली हैं, कि 3 मार्च 2016 से पहले माएँ बहनें, उनके अगर भाई बाप बच्चे कारोबार पे जाते थे तो उनके हाथ में इमाम ज़ामिन बांध कर बेचते थे कि खुदा न खास्ता शाम को ये खैर खैरियत से पहुँचा भी या नहीं पहुँचे। रोज़ चैनल बैठकर स्कोर कार्ड दिखा रहे होते थे 20 से 40। हम समझते हैं इन सब चीज़ों की वजूहत 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर आपने जो पैदा किए हुए, देखिए हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मेरी आने वाली नस्लें, मेरी आबा वजदाद ने पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी और मेरी आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देंगी। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हमने क्लियर कट ये देखिए इसमें अपना हमारा स्टांस है। 3 फैक्टर जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं, फिर डिबेट का आगाज बेशक कर दीजिएगा। पहला फैक्टर हम उसमें ये समझते हैं कि आपने 22 अगस्त 2016 को एमक्यूएम पाकिस्तान को जो जिंदा रखा, आपने वो निहायत ही गलत कदम उठाया, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का मतलब है आस्तीन का वो सांप आप उसको दूध पिला रहे हैं जो डसने से कभी बाज नहीं आएगा। क्योंकि लंदन के अंदर वो फिरौन जो बैठा हुआ है वो उसी परचम के तहत वहां पे प्रोटेस्ट करता है और ये इसी परचम को लेकर यहाँ पे निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इस फिरौन को जिंदा नहीं करना चाहिए था। नंबर 2 पे मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर आपने देखा कि जिस तरह मेडिटेट जो लोगों को यकीन नहीं था, रातों को जगा कर 3 दिन। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वक्त अगर हम एमक्यूएम के ऊपर बात करेंगे तो फिर बहुत सारे जो है टॉपिक्स इस पर जो है बात करनी पड़ेगी और फिर आप लोग भी जद में आएंगे और तमाम जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं एमक्यूएम के साथ वो सब इस पर डिस्कस होंगे। टॉपिक पर आ जाते हैं हुमायूं उस्मान साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐलानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अक्सर और पेशतर हमने सुने हैं, लेकिन वो रिलीफ एक्चुअली नहीं मिलता, एग्जीक्यूशन उसकी पॉसिबल नहीं होती है। अब आप इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप कोई इस वक्त उनके ऊपर इस तरह एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि वो इसको यकीनी बनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ये उनके जो लवाकिन से जाकर पूछें तो वो जो गार्डियंस की 5 बच्चे और वालिदैन तो हमारे पीएसपी के जो जिम्मेदार थे उसके घर पे उसी दिन पहुंच गए थे, आज भी उसके घर पे जा रहे हैं, मुसलसल उससे राब्ते में, उसकी फैमिली से राब्ते में। जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लिखा हुआ काम इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए वो ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, अब्दुल अजीम खान साहब, आप क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी मजम्मत की है और ग्लोबली पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि ये एक इंडियन रॉ की तरफ से एक कंप्लीटली प्री प्लान्ड ये पूरा एक अटैक था। सबसे पहले मैं सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन नौजवानों ने जिस तरह ओनली फॉर 5 मिनट के अंदर जो ये दहशतगर्दों को मार गिराया, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये भारत को समझ लेना चाहिए कि जो चाहता था कि इसका नाम पाकिस्तान की मैशत के ऊपर हमला जो उसने किया, मगर पाकिस्तान के नौजवानों ने पुलिस के जो नौजवान हैं जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो दहशतगर्दों को मार गिराया, ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फतह का वो है। और इंडिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मैशत को आप इस तरह हमारे कमज़ोर नहीं कर सकते। तो लिहाजा वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है और जो यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी जो है मजम्मत की है, यूनाइटेड नेशन में मजम्मत की, क्योंकि हमारी मैशियत को ख़राब किया जा रहा है। हमारी मैशियत को इस तरह ख़राब करने का ये जो भारत का जो प्रोपेगेंडा है, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा और इंशाल्लाह हम ना कामयाब होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स माशाल्लाह नौजवान है और तकरीबन अच्छे काम करने वाली है और इंडिया को इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। ये नून लीग का जो स्टेटमेंट आया, हमने देखा कि ऐवान के बाहर जो है ख्वाजा साद रफीक साहब हों या बाकी जितने भी जो अरकान हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो ये बता दीजिए ऐवान के बाहर प्रोटेस्ट किस चीज़ का था? तो किसी चीज़ का नहीं था, इतना जिस तरह सियासी उस पर उछाला जा रहा है। बस ये है कि इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत के अंदर जो आपने क्या कि 2 साल के अंदर अभी 2 साल में जो इमरान खान साहब की जो हालत ख़राब हो चुकी है अभी तक जो उतरने वाली है हुकूमत इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये आवाम को बहुत जल्दी नया पैकेज मिलेगा हुकूमत चेंज का। नहीं, लेकिन एक तरफ जो है आप लोग ऐवान के अंदर ऐवान के बाहर भी जो है कॉन्स्टेंटली बजट को अपोज कर रहे हैं, लेकिन बजट में बता भी नहीं रहे कि अपोज करने वाली बात क्या है। फिर उसके बाद आज भी प्लेकार्ड्स भी लेकर खड़े रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मेंबर्स हैं। उसके बाद फिर आप लोग ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि नून लीग ने वज़ीर आज़म से एतमाद का दोबारा वोट लेने का मुतालबा किया है। ये क्या है ये सिचुएशन? देखिए, इसका नाम क्या, एतमाद का वज़ीर आज़म से एतमाद का मुतालबा तो किया, मगर वज़ीर आज़म साहब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका नाम क्या इस अमल के ऊपर दोबारा रिपीट करें इसका नाम क्या अपने आप को। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपील तो की है
कि वज़ीर आज़म साहब को किस काम के दोबारा एतमाद का वोट लिया जाए, मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नहीं, वो तो वफाक का अपना स्टांस होगा ना कि आपने अगर वो ले ना लें, लेकिन आप लोग की बेसिक रीजन क्या है ये दोबारा एतमाद का वोट लेने की? मतलब क्या चाह रहे हैं आप? हमारी रीजन ये है कि देखें 22 करोड़ अवाम जो इमरान खान साहब अपना बयानिया लेकर आए थे, 126 दिन उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर तालीम आम कर देंगे, यकसा कर देंगे, सेहत को अच्छा कर देंगे। सर, आपको लगता है कि तालीम को आम करना और सेहत के ऊपर काम करना, जो कि वफाकी वो डोमेन नहीं है, ये सूबाई डोमेन है, और आपको लगता है कि पूरे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन सब दुरुस्त हो जाएगा? एक सिंपल कॉलेज या स्कूल के तो मसाइल हल नहीं होता, यहाँ पे पूरे तालीमी निज़ाम और सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की बात है, आपको लगता है कि दुरुस्त है? देखिए ना, आपने इमरान खान का 126 दिन का जो अपना कंटेनर पे दे के खड़े होकर जो बयान दिया था उन्होंने, और हर रोज का यही रोना था कि हम पाकिस्तान के अंदर सेहत का निज़ाम और तालीम का निज़ाम अच्छा करेंगे, तालीम का निज़ाम आपको यकसा कर देंगे। लेकिन अब्दुल अजीज साहब वो बात ठीक है, निज़ाम अच्छा कर देंगे, उन्होंने आप कह रहे हैं कि लगभग 1.5 साल में नहीं किया। पहले मेरी बात उसने, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम गरीब की तालीम अलग जा रही है और मिडिल क्लास की तालीम अलग जा रही है। अजीम साहब जी, ये इनके दौर के अंदर हुआ है। इनके तो क्या बात कर रहे हैं आप? इनके दौर में क्या, ये तो शुरू से डेकेड से यही मसला है। माशाल्लाह तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा था। देखें, हमने वादा, मैं आपको कराची के मसाइल बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग रोज में वादा नहीं किया था कि हम यकसा तालीम करेंगे। ये इमरान खान साहब ने आके जब इलेक्शन से पहले 2018 उन्होंने ऐसा क्या किया है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम है वो कोई कुछ नहीं है, वफाक ने आके इंटरवीन कर दिया, सूबों से उनके भी राइट्स छीन लिए, आप ये बात कर रहे हैं, और उनको रोक दिया है। तो ये सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये यानी कि तालीम का जो काम है वो तो वफाक का है ही नहीं ना, वफाक का नहीं था, इसके अंदर वफाक का नहीं था, मगर आप अवाम को ये तो नहीं कहते कि इसका हम क्या कि हम यकसा कर देंगे तालीम पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगर वफाक ने अगर नहीं करना था तो ये सूबे का ना, ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे को ये बयान देना चाहिए था ना, तो आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। आपके तो इस बयान के ऊपर गरीब अवाम ने आपको वोट दिया। ठीक है, आरिफुल्लाह जदून साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रोमिसेस को जो है, जो अपोजिशन जमाते हैं वो हॉलो प्रोमिसेस कहते हैं कि कंटेनर्स के ऊपर आपने कुछ और वादे किए थे, जब आपको इक़्तिदार में आने का मौका मिला तो आप लोग वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब इसका क्या रीजन है? क्या आपकी पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हैं इस वक्त, या फिर आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी में इतने सारे मसाइल हैं कि वो वक्त लेगा एड्रेस होने में? बहुत शुक्रिया अलवीना, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इनवाइट किया और पार्टी के लिए बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं भाई ने बात की कि खान साहब ने यकसा निज़ाम तालीम की बात की थी, बिल्कुल की थी, और ख़ान साहब आज भी अपने उस बात पे कायम है, अपने नज़रिए के ऊपर कायम है। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है, उसकी पार्लियामेंट की स्पीच आप देख ले, उसने कल बरमला कहा कि हम अपने नज़रिए से नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल अपने नज़रिए के ऊपर है। अब अपोजिशन का जो गिला है, अपोजिशन के पास एजेंडा नहीं है। बदकिस्मती से अलवीना जो हमारी अपोजिशन है ना, इन्होंने कभी अपोजिशन की नहीं है। इन्होंने अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत के मज़े लिए और हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन के मज़े लिए। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो अपोजिशन और जो इनकी पार्टनरशिप रही है गुज़श्ता 30 सालों से, इनको ना अपोजिशन का तजुर्बा है और ना हुक्मरानी का तजुर्बा। इस वक्त जो नून लीग का ये कहना है, वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एतमाद का दोबारा वोट मांगने की बात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? एतमाद का वोट तो कल हो गया। अपोजिशन तो ये भी शोर मचा रही थी कि बजट बाहर शोर था, वो क्या था शोर? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि एजेंडा नहीं है। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की अली ज़ैदी साहब की स्पीच की, अली ज़ैदी साहब आज GIT की रिपोर्ट पढ़ के उसके सवाल कर रहे थे, तो नवीद कमर साहब छोड़ा हो गया कि भाई मुझसे लड़ो, और फिर बोला कि इसमें कादिर पटेल साहब का नाम है, कादिर पटेल ही इस पे बात करेगा। और कादिर पटेल बजाय कि सवाल के जवाब उसने क्या किया, उसने सीता वाइट की कहानी शुरू कर दी। तो ये अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। दूसरा उनकी जो शिकवा है वो ये है कि एहतिसाब का जो अमल है वो उनके असाब पे सवार हो चुका है। अब एहतिसाब के अमल से वो राय परार इख्तियार कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा
कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे साथ सियासी जो है दुश्मनी हो रही है। आप लोगों ने मेरे ऊपर 2 केसेस किए सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने 40 साल की पुरानी जो मैंने ट्रायल है वो पेश की, और कभी आके मीडिया के ऊपर ये गिला नहीं किया कि मुझे सियासी उसका निशाना बना रहा है। अपोजिशन शोर कर रही है, बजाय मैंने ट्रायल पेश करने की कि कोर्टों में जाके अपने खिलाफ जो है वो सबूत पेश करने की, यही शोर मचा रही है। और अपोजिशन पार्टी का जो शोर है, पीपल्स पार्टी का शोर जरा बजट के हवाले से ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन जो नून लीग का कंसर्न है वो कह रहे हैं एतमाद का वोट दोबारा। तो ये 2 स्लाइटली अलग अलग मामलात हैं जिसके ऊपर आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? अब देखो, मैं आपको बताऊं, जो अपोजिशन के लोग हैं ना, इसमें मैं तो जमहूरी लोग इनको नहीं समझता। जब सेनेट का मसला हो रहा था तो जब ये लोग हाथ खड़े कर रहे थे तो 65 हो रहे थे, और जब वोटिंग हो रही थी तो फिर ये 35। मैं आपको बताऊं, ये तो अब किसने किया? ये सिर्फ बातें करने का इनका है। इनको जो है अब मुस्लिम लीग नून को तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन हमारा कायद है, किसके पीछे हम जाके सियासत करें। वो जो बीमारी का बहाना बना के बाहर जाके बैठा हुआ है, आज तक अपनी बीमारी का मुझे ब्रेक लेना है, वक्फा लेना है, मुझे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं कि जो एक नॉर्मली कंसर्न्स होते हैं ऑपोजिशन जमातों के हुकूमत के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे नून लीग के जो कुछ रिजर्वेशंस हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दोबारा एतमाद का वोट लेने की बात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया कादिर खान मंदोखेल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं, और उनको सबसे पहले प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर खान मंदोखेल साहब, जरा इस इशू के ऊपर अब हम आना चाहेंगे कि जो ऐवान में हो रहा था, ऐवान बाला में आज अली ज़ैदी साहब की तकरीर पर जो हमने रिटेलिएशन देखी नवीद साहब की, उन्होंने कोट उतारा और वो कहते हैं कि लड़ने की उन्होंने तैयारी पकड़ी। ये क्या था? ये क्या मंजर था? हो जाता है, जज्बात में आ जाता है। मुराद सईद साहब इससे पहले ये सारे रिहर्सल कर चुके पीटीआई वाले, तो गुस्सा आ जाता है। इंसान है, इसमें क्या गलती है, क्या? अच्छा, लेकिन क्या ये दुनिया के पार्लियामेंट में रिएक्शन नहीं था फैक्ट्स के ऊपर? इसमें कौन सी बुराई? लेकिन ये फैक्ट्स के ऊपर क्या रिटेलिएशन नहीं थी जो उन्होंने बात की जरदारी साहब की एसोसिएशन की, और फिर उसके बाद उज़ैर बलोच की जेआईटी की रिपोर्ट के ऊपर बात? असल में क्या है, ये जो पीटीआई वाले हमारे भाई हैं, ये बेचारे नए नए सियासत में, इनको पता नहीं चल रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सवाल ये है कि जब ये जरदारी साहब के ऊपर अटैक करेंगी, यकीनन हर जाले के जो है ना वो गुस्सा आएगा यकीनन उस बात पे। लेकिन सवाल ये कि इन सारी चीजों को लेके सब चीजें करे, बात क्या होती है, करते क्या है, बजट का सेशन है, बोलते क्या है, ये सारी चीजें। अब मुराद सईद साहब को देख लें, आप उनकी कद देख ले, और बिलावल को चैलेंज करने का देख लें। मुझे तो शर्म आ रही बैसियत पश्तून, क्योंकि वो भी पश्तून है, उनकी माजी का जो सूरत हाल है। सवाल ये कि ये सारी चीजें फिर ये चैलेंज करते हैं बिलावल साहब को, भाई तू अपने कद तो देख ले, अपना वो तो देख ले। अभी मैं बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। आप किसको चैलेंज कर रहे हो? आप किसको चैलेंज करो जिसके खानदान शहीदों का, जिनकी माँ, जिनका नाना शहीद हो चुका है इस कौम की खातिर, तुम्हारी क्या कुर्बानी है वो तो दुनिया को पता है सारे, और तुम चैलेंज करने हो तो कम से कम किसी कद वाले आदमी को तो मुकाबला करने के लिए रखे। तो हाँ मखा जानबूझ के ऐसी शख्स को वो सामने रखते हैं जिससे हर आदमी को गुस्सा भी आता है और बात करने में। फिर जब कादर पटेल ने उसको चैलेंज किया, कादर पटेल हमारा दूसरी मरतबा एमएनए बन रहा है, तो चैलेंज किया ना, चैलेंज कबूल कर रहे, बैठे किसी चैनल पे नहीं, तो कौन सा चैलेंज? लड़ने का चैलेंज ऐवान में, ऐवान बाला में। और क्या जब लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जो लोग एफिलिएट करते हैं, इनको तो लोग आइडियलाइज करते हैं ना। आप लोग यही अगर लोगों को सिखाएंगे तो फिर बाकी के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो क्या करेंगे? ऐवान में जब वहाँ पे सारी लेजिस्लेशन तैयार होती है, वहाँ पे मुल्क के जो है बड़े मामलात को देखा जाता है, वहाँ पे दंगल हो जाता है ना। मैं नहीं कहता हूँ, मैं इस चीज से इनकार नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हो जाते हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट में झगड़ा भी होता है, हाथापाई भी होती है, और इससे पहले ये कर चुके हैं लोग सारे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जो चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा। आप लोग को रिजर्वेशंस क्या है बजट से? आप लोग को इस वक्त बजट से रिजर्वेशंस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस बात पर आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बताइएगा। हम तो ये कहते हैं कि इन विचारों को, मुझे तो तरस आ रहा है इमरान खान साहब के ऊपर कि बजट से, यानी पहली तारीख से लेके इसने 4 दिन पहले जिस तरह उसके सामने एक समरी दी गई है,
जिससे पहले कानून ये था कि बाकायदा वगैरह की समरी आती है, पहली तारीख होती है, फिर वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी होती है। यहाँ तो उस मरीज के सामने एक समरी रखती है, समरी भी नहीं बल्कि एक शीट रखती है कि इस पे साइन कर लो, और उसने साइन कर लिए और खुद उनके वजीर साइन कर लिए कादर साहब? जी पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद खुद इनका वजीर, वफाकी वजीर अली उमर खान साहब ये फरमाते हैं कि ये असेंबली के फ्लोर पे होना चाहिए या काबीना के इजलास में होना चाहिए। तो इनको पता ही नहीं है ना, इनको सारी जो सेटअप पूरा बना के दिए अगलों ने, तो इनको पता ही नहीं है। खुद पीटीआई वाली जदून साहब भी रो रहे होंगे कि इनके सामने जो नए नए लोग आ गए हैं और इस तरह जिस तरह पूरे मुशर्रफ का पूरे फौज दे दी है, इनको तो पता ही नहीं किस चीज के। फिर मैं एक और बात दिला दूं, जदून साहब भी एक बात कर रहे थे कि खान साहब ने कल तकरीर की है नजरियाती की। क्या खान साहब की उस नजरियाती तकरीर को मैं भूल जाऊं जहां वो ये कहते थे कि अगर 1 रुपए जो ना टैक्स बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। क्या अली उमर खान साहब की वो बातें मैं भूल जाऊं जो अगर कोई कत्ल हो जाए तो हुक्मरान जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं जो मिसाली पुलिस उनने पुख्तनख्वा बनाई अभी पिछले हफ्ते, जिस तरह वो हमें सहकाल के साथ उनने की है, उसकी बड़ी शर्मिनाक वाक़ियत तो हुई नहीं। उस टॉपिक पे तो बात ना करें, लेकिन वो फिर क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करें, लेकिन मैं इसमें ये भी ऐड करती चलूंगी, क्या वो शख्स जो कर रहा था वो दुरुस्त था? मैं ये बात नहीं करी पुलिस ने ठीक किया है, मैं बिल्कुल उसको ये नहीं बोल रही, लेकिन वो शख्स जो कर रहा था और वो जिस किस्म की कॉन्वर्सेशन पश्तों में कर रहा था, क्या वो अप्रोप्रिएट थी? क्या वो एक गैरतमंद मर्द को करनी चाहिए? क्या वो नशे के अंदर धोत इंटॉक्सिकेटेड बंदा वीडियो बनाना, वीडियो के ऊपर डालना, पूरी पख्तून नस्ल को जो है अपने साथ जो है एक ब्लैक स्पॉट जो है जो उस शख्स का एसोसिएट करवाना, क्या ये दुरुस्त था? सर आप वकील हैं, आप तो जरा सेंसिबल बात करें। डू नॉट जस्टिफाई दैट पर्सन। मैं पुलिस को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेट मी रीफ्रेज माय वर्ड्स, लेकिन उस शख्स ने भी जो किया और जो सब सिनेरियो था, क्या वो जस्टिफाइबल था? क्या अच्छा वो आपने याद दिला दी, मैं वकील हूं। क्या किसी कानून में किसी पुलिस वाले को ये हक हासिल है कि वो इस गाली के बदले में, जो कि मैं मानता हूँ गलत है। सर मैंने कहा ही नहीं पुलिस ने ठीक किया गलत किया। पूरा जुमला सुन ले। इस गाली का बदला या उस गाली का बदला लेना, क्या उसके साथ वही हरकत जो कि किसी जंगल के कानून में नहीं होती है? ये मैं बात कर ही नहीं रही ना कि पुलिस ने ठीक किया, पुलिस ने कंप्लीटली गलत किया, लेकिन इस वक्त क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ दिया, इस पर बात कर दिया, तो फिर मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या वो उस शख्स ने ठीक किया? उस शख्स को ही करना चाहिए था। वो अपने आप को वो कह रहे हैं कि आई एम द प्रोविंस, आई एम द स्टेट इन माई सेल्फ, उसके बाद जो वो शुरू हो जाता है, आई कैन नॉट रिपीट दैट, वो क्या बोलता है? अलवीना सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। पुलिस को यह करना चाहिए कि वो नशे में थे तो नशे की दफा किसे थे FIR दर्ज करनी चाहिए। गाली गलौज की भी बहुत सारी सेक्शन है वो डालनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। उसका ये हक तो नहीं है कि उसको बराना करके और उसकी वीडियो बना के और फिर पूरा सोशल मीडिया में। जी मैं दोबारा से मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी आपके वर्ड्स को, लेकिन ऐसे लोगों की भी जो है, ऐसे लोगों को भी बिल्कुल कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है इस तरह। आपने इज्जत का जनाजा निकाल दिया ना, आप पुख्तून के साथ ऐसा करेंगे। पुख्तून नहीं, मैं कहता हूँ फार पाकिस्तानी इतनी काबिल इज्जत है, क्या एक इंसान के साथ सर आप पीटीएम के करीब जा रहे हैं। चले मैं हुमायूं साहब से भी जरा बात कर लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। हुमायूं उस्मान साहब, आप बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट के ऊपर रिजर्वेशंस तो हैं इस वक्त, लेकिन बजट की रिजर्वेशंस क्लियर नहीं है। किस जगह पर आपको रिजर्वेशंस हैं ये तो बता दें, ऑपोजिशन जमातें क्लियर नहीं कर पा रही। देखिए मैं ये समझता हूँ अलवीना, जब लास्ट बजट नून लीग की हुकूमत ने जो दिया था तो उसमें 1125 एक एसआरओ बहाल था। जो पीटीआई ने पिछले साल बजट दिया उसमें 1125 का जो एसआरओ था एक्सपोर्टर्स के लिए 5 सेक्टर के लिए वो ख़त्म कर दिया, जीरो रेटेड। और आपने देखा कि आपको पीटीआई ने जो पिछला हदफ था अपना वो टारगेट भी अचीव नहीं कर सकी, और अगला हदफ जो दिया है वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएगी, जो नज़र आ रहा है। बज़ाहिर देखिए मेरी तो ख्वाहिश है अल्लाह करे कि पूरा कर जाए, लेकिन नहीं कर सकती। उसकी बेसिक वजह है कि आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर तो बिल्कुल तबाही की तरफ और बर्बादी की तरफ चला गया। आपका जो रिलीफ था 5 सेक्टर्स के लिए कि आप सेल टैक्स उसको रिलीफ फ्री करते थे, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटियां आपने लगाई जो आपने अभी आधी कर दी। तो पहले आपने अगर जो लगाई थी फिर लगानी नहीं चाहिए थी, आपने फिर 50,000 की लिमिट को खुद इस दफा लाख रुपए आप इश्यूज बता रहे हैं ना, जो लूप होल्स हैं। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, जो ऑपोजिशन जमातों को कंसर्न्स हैं वो किस डोमेन में कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं ना? आपको कर देता हूँ ना एड्रेस, वो भी कर देता हूँ आपके सामने। आपने देखा कि पेट्रोल पाकिस्तान, मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह ये बता रहे थे, जो हमारे सबके इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि पेट्रोल इंटरनेशनली मार्केट के अंदर इस रेट पे है, उस वक्त $70 या $80 फी बैरल था, तो पाकिस्तान के अंदर 76 रुपये बिकना चाहिए लीटर। इसलिए हुकूमत चोर है, करप्शन कर रही है, तो इसलिए महंगा बिक रहा है। आज तो मेरे ख्याल $30 से भी नीचे आ गया, लेकिन आज 100 रुपये से ऊपर चला गया। और पाकिस्तान की तारीख में जब ये नवाज शरीफ साहब के दौर में मेरा ख्याल
ये बना था क्लास के 30 हर 15 दिन बाद, फिर 30 दिन हो गए थे, 3 दिन बाद, तो इस दफ़ा तो उस 30 दिन का भी सब्र नहीं किया गया। उससे पहले 26 तारीख की रात को, 27 तारीख की रात को अचानक से एक नोटिफिकेशन निकलता है और ये पेट्रोल पर डायरेक्ट 25 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। क्रूड ऑयल आपके सामने के इलेक्ट्रिक एक प्रॉब्लम बना हुआ था, वो सारे ज़ख़ीरा अंदाज़ों को फायदा दिया गया, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को फायदा दिया गया। बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, बहुत सारे वादे हैं। करप्शन का रेशियो जिस सरकारी इदारे में आप चले जाएं 20 से 40% हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के वजीर कह रहे हैं खड़े होकर। फाज चौधरी साहब मेरे वजीर नहीं है, मेरे बंदे नहीं है पीएसपी के, वो इनके अपने हैं। वो बता रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो पीटीआई थी वो जो वादे थे आवाम से वो पूरे नहीं कर पा रही। इंटरनल क्लैश चल रहा है और आज जो नून लीग इनको दावत दे रही है, चैलेंज कर रही है, उसमें भी आपके सामने मीडिया पे आ जाएगा। इनके बहुत सारे अरकान जो हैं इस वक्त असेंबली के नेशनल। एक वक्फा लेना है, मैंने वक्फे के बाद हम यही से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात आखिर क्या है अपोजिशन जमातों को। अब्दुल अज़ीम खान साहब से भी मैं बात करूंगी इस पर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर स्टांस क्या है, सर बेसिक क्या मसला है इस वक्त? आप लोग का मसला कहीं पे पता ही नहीं चल रहा, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है बस। बजट से आप लोग को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है वो बता दीजिए। बजट से तासुबात जो उसका अपना जो अभी बजट जो आया है पाकिस्तान, अपना जो वज़ीर आज़म ने दिया है, इस पे बजट पे आप ये देखें ना कि अवाम को क्या रिलीफ मिला है। अवाम को कोई रिलीफ मिला। सर हुकूमत तो कह रही है वही है जो पहले आप लोग बना के गए थे, ऑलमोस्ट वही है। नहीं, हमारा बनाया हुआ बजट और उनके बनाए हुए बजट में बहुत फर्क है। ये रात को सोते हैं तो शाम के 70 रुपये पेट्रोल होता है, सुबह उठते हैं तो अवाम के लिए वही पेट्रोल 100 रुपये का हो जाता है। एकदम पेट्रोल गायब हो गया। जब इन्होंने 75 रुपये पे पेट्रोल लेकर आया तो पेट्रोल पूरे पाकिस्तान से गायब था, और जब बजट आया तो इन्होंने 100 रुपये का पेट्रोल कर दिया। अब आप ये बताएं ना कि इसका पेट्रोल जो एकदम 100 रुपये का किया है, तो ये पेट्रोल उसके बाद आया कैसे? ये एकदम गायब हो गया था पेट्रोल। तो अवाम को तो आपने नुकसान दिया ना। अवाम के लिए तो बजट ये आपका बजट इस तरह आया है जैसे अवाम के ऊपर आपने एटम बम फेंक दिया। अच्छा ठीक है, इस वक्त काफ लीग के भी कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं और बलूचिस्तान में जो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भी इस वक्त कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो उन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात कर रही है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हमारा भी मकसद एक ही है कि इंशाअल्लाह अभी जो वज़ीर आज़म को इत्मीनान में लेने का जो वोट क्या कहते हैं असेंबली में दिया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनकी हुकूमत जाने वाली है और ये जाके रहेगी, क्योंकि आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने इन 2 सालों के अंदर। जब भी देखें इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, वादे निभाए नहीं आवाम से। आप सोशल मीडिया पे देख लें या दूसरे मीडिया पे देख लें, हर गरीब आदमी रो रहा है। हर गरीब आदमी की इन्होंने अपना कारोबार को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो वादे धरे के धरे रह गए, बिल्कुल से कोई वादा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। इनकी अपनी जमात के लोग डर के भाग रहे हैं, और इंशाल्लाह ये 1-2 हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा कि देख लेना कि इस काम का ये पीटीआई से इतने वजीर आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिशन के बुलंदो बांग वादे, स्टेटमेंट्स, तमाम तर इसके ऊपर डिबेट, लेकिन उसके बावजूद भी बजट जो अक्सरियत से मंजूर हो गया, तो ये क्या है इस वक्त समझ नहीं आ रहा। एक तरफ बजट की मंजूरी ऐवान में आखिर कैसे हो सकती है, फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, इस पर कुछ बताएं। बजट भी पास हो गया, आइंदा बजट भी पास होगा, और इमरान खान 5 साल हुकूमत भी पूरा करेगा, और आइंदा 5 साल भी इंशाअल्लाह इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहेगा। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, मैंने पहले भी बता दिया कि अपोजिशन की समझ में नहीं आ रही। अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए और एहतिसाब का अमल जो उनके आसाब पे सवार है वो रोना रो रहे हैं। बाकी आप पूरी पार्लियामेंट के अपोजिशन के स्पीच उठा के देख लें। अब मंदोखेल साहब ने कद काट की बात की, क्या बिलावल की कद काट ये है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे? क्यों दे दे भाई, आपके कहने पे दे दे। और जहाँ तक मुराद सईद और बिलावल की कद काट की बात है, तो मुराद सईद दूसरी दफ़ा रुकने असम्बली बने पार्लियामेंट। एक मजदूर का बेटा, एक आम पाकिस्तानी नौजवान जो अपने बलबोते पे वोट लेके पार्लियामेंट आया, और दूसरी तरफ जो है वो वडेरों का बच्चा जो बाहर पढ़ा आया, पार्टी भी वरासत में मिली और सीट भी वरासत में मिली। मैं समझता हूँ कि वो अपने हल्के में गया भी नहीं होगा, किसी कार्नर मीटिंग में भी शिरकत नहीं की होगी। तो कद काट की जहाँ तक बात है, तो अल्लाह के नज़दीक तो फिर कद काट जो है मुराद सईद का बड़ा होना चाहिए, बिलावल का नहीं है कोई कद काट। इस तरह वरासत में पार्टियाँ नहीं मिलती। दुनिया की डेमोक्रेसी आप उठा के देख ले, ये होता है।
मैं आपको बताऊं कि पीपल पार्टी में एतजाज हसन, रजा रब्बानी, कितने मंजे हुए सियासतदान बैठे हैं, वो क्यों नहीं बनते चेयरमैन? वो क्यों नहीं लीडर बनते, पार्टी को लीड करते? बिलावल की क्या मेरिट है, बताएं क्या मेरिट है? और जहां तक इसने बात की कि इमरान खान ने तकरीर की बात की, बिल्कुल इमरान खान अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा है। गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम लेकर आया और भी बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आए, और इंशाअल्लाह अपोजिशन जो है वो शोर मचाए। शोर मचाने से अच्छा है कि भाई मिनी ट्रेल रसीदे पर वो अपनी पर्चियां पेश करे जाके कोर्टों में, वो नहीं करते। नून लीग की जहां तक बात है, भाई ने बात की कि इंशाअल्लाह पीटीआई के लोग जो है वो 20 महीने जो है वो गलती होने वाला है, ऐसा कोई कहानी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर दराड़े है, कुछ जो है वो मरियम नवाज को लीडर मानती है, कुछ शहबाज शरीफ को लीडर मानती है, कुछ जो है वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब लीडर है। वहाँ पे जो है लेकिन ये लोग कहते हैं ना, क्या बहुत कुछ होता है। अच्छा। लोगों के कहने से कल मैं बोल दें कि अब्दुल अजीम खान कल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान का सदर बन जाएगा या वजीर। और दूसरी बात कहने से कुछ नहीं होता, अवाम के कहने से कुछ नहीं होता। बात सुनो, हमारा कायद मियां नवाज शरीफ है, ये आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लो। ये बात करते हैं खलाई मखलूक की, बात सुनो, सुने ये बात करते हैं खलाई मखलूक की। अब जो ये बातें कर रहे हैं ये कौन करवा रहा है? नवाज शरीफ था, कौन करवा रहेगा? और ये आप लोग कई सुनी सुनाई बात, हम तो कहते हैं कि आए पाकिस्तान आए, मुकदमात का सामना करें, बीमारियों का बहाना छोड़े, बीवी को छोड़ के जब सख्ती आती है नवाज को बीमार हो जाते हैं। किधर है कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए वो तबीयत, ये आपके वजीर आजम ने खुद एनआरओ दिया कि आपने मान लिया, आपने एनआरओ दिया, नवाज शरीफ का खुद भेजा कि इसका नहीं मानने की बात नहीं, आपने खुद भेजा, आपको खौफ था, दिया आप कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को ना अलवीना, मुस्लिम लीग नून की वर्कर्स को मियां साहब की सियासत के मियां साहब की बीमारी समझ नहीं आई आज तक। नहीं ये आपकी बात गलत है कि आपको मियां नवाज शरीफ से डर था, आपको मियां नवाज शरीफ से डर था। अगर आपको डर नहीं होता तो आप उनको जाने नहीं देते। और रही बात मियां नवाज शरीफ जो अपनी बेगम को छोड़ के और अपनी बेटी के साथ जो पाकिस्तान में आई, ये अवाम की खातिर आए, ये वापस चले भी गए अवाम तो चले गए, तो उसका मतलब ये कतई ये भूल जाएं कि इसका नाम क्या, वो डर के भागे। हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों दोस्तों से और भाइयों की बड़ी इज्जत करता हूं। ऑपोजिशन जमातों का जो कंसर्न है बजट के हवाले से, वो ये समझ नहीं आ रहा आवाम को इस वक्त कि जब बजट मंजूर हो रहा था उससे पहले क्यों ऑपोजिशन जमातों ने अपने जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो क्यों सामने नहीं रखे, उस वक्त क्यों खामोशी तारी थी, और अब मंजूर भी हो गया, अब शोर भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए अलवीना, अगर आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो बजट जब भी आया तो अपोजिशन ने हमेशा उस पर एहतजाज ही किया। लेकिन अगर मैं जेन्युइनिटी की तरफ जाऊँ, देखिए जिस तरह दोस्त कह रहे थे ये नून लीग के लिए कह रहे थे, ये इनके लिए कह रहे थे लोग, मुझे लेकिन हुमायूं साहब इस वक्त सवाल मेरा ये है कि क्या जब उस वक्त रिजर्वेशंस नहीं थी, बिल्कुल खामोशी थी। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ ना। देखिए अब जेन्युइन बात की तरफ आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए ये तो तय है कि अल्लाह ताला की जमीन से सब कुछ जाना है, और तो क़यामत के लिए कोई दुनिया में नहीं आया। हर बंदे ने मौत का मजा चखना है। कुल नफ्स, जो अल्लाह ताला मेरा कुरान के अंदर कह रहे हैं, हमें थोड़े से अपने किबले दुरुस्त करने होंगे। देखिए किसी के भी यहाँ बैठने से, या मैं समझता हूँ जब तक बुनियादी तौर पर चेंज ना मिले इस मुल्क के मेरे आने वाली नस्ल को, नौजवानों को, तो मुझे इस तरह जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए। हर सफ के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर बंदा फरिश्ता नहीं होता, हर सफ में सारे फरिश्ते नहीं होते। तो अपने सफों में बुरे लोगों की निशानदेही करें ताकि उन बुरे लोगों की छांटी की जाए और पाकिस्तान में आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आम बंदे तक तो रिलीफ नहीं गया 2 साल में, अलविना ये हकीकत है। बजट की जहां तक आपने बात की, देखें आप कभी शबर जैदी साहब को लाते हैं, वो भाग जाते हैं, फिर आप हफीज शेख साहब को बिठाते हैं। आपसे कि उस वक्त रिजर्वेशंस पहले क्यों नहीं थी? देखिए वो तो ऑपोजिशन जो बैठी है असेंबली के अंदर, उससे आप बात करें ना। मैं तो अपनी जेन्युइन बात करूंगा। वही हफीज शेख आज तनकीद कर रहा है कि पहले जो बजट पेश हुआ या पहले वाले जो करप्शन हुई उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। भाई हफीज शेख तो 3 दफा वजारत खजाना पे रह चुका है, पहले पीपल्स पार्टी में भी रह चुका है, दूसरी हुकूमतों में भी रह चुका है, तब उसको नजर नहीं आ रहा था चोर बाजारी हो रही है। आज फवाद चौधरी इंटरनल स्टोरीज बयान कर रहे हैं। आज इनके अपने कराची के एमएनए खड़े होकर असेंबली के अंदर कह रहे हैं कि जी उमर अयूब साहब इस्तीफा दे दें, कि इलेक्ट्रिक के जो प्रॉब्लम से आज हम वाज़ेह तौर पर इलेक्ट्रिक का सोल्यूशन दे रहे हैं हुकूमत
पाकिस्तान को, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा बदकिस्मती से। अलवीना, आपको याद होगा कि आज से 20-22 साल पहले, शायद आपकी तो इतनी एज नहीं है, आप बड़ी छोटी होंगी, हमारे यहाँ सबसे पहले मोबाइल आया था पाकटेल और इंस्टाफोन। वो ऐसे थे कि आज अगर लोगों के हाथ में होते तो एक दूसरे के सर खोलने के भी काम आते हैं। उस वक्त से 32-33 रुपए फी आउट गोइंग मिनट का था और 27-28 रुपए इनकमिंग का था पर मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर प्राइवेटाइज कर दिया गया और कंपटीशन पैदा हो गया। कंपटीशन पैदा होने से बहुत सारी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज आ गई और कंपनीज आ गई। खुदा के वास्ते हम के इलेक्ट्रिक के लिए यही बात कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ फ्रेंचाइज को दे दें। पाकिस्तान का हब है कराची, कराची नहीं चलेगा तो पूरा पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो खुदा के वास्ते किसी तासुब के बगैर वजीर आजम साहब की सवाबदीद पे ये इस वक्त अमल है। जिस तरह इस वक्त शंघाई कंपनी ने आपको बिड भी दी है 66% शेयर की, उसको शेयर ना दें। आप कहें मुख्तलिफ कंपनीज को हम इन्विटेशन देते हैं, जिस तरह यूएसए के अंदर, यूके के अंदर ये कार्ड सिस्टम है और लोग जो जिस कंपनी की चाहे बिजली ले सकता है, उसी तरह का। लेकिन ऑपोजिशन को एक काम करना चाहिए ना, एक प्रोडक्टिव ऑपोजिशन के नाते। हम तो क्या वो हो रहा है ऑपोजिशन? हमने पैमरा को भी लेटर लिख दिए, हमने वजीर आजम साहब को भी लेटर लिख दिए, हम ये जी हमने लिख दिए। आगे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं इस इशू पे, इस इशू को लेकर, और उसके बाद हम अपना हर जमहूरी और आईनी हक इख्तियार करेंगे और लोगों के साथ अगर सड़कों पर निकलना पड़ा तो पीएसपी सड़कों पर भी निकलेगा। ठीक है कादर खान मंदोखेल साहब, इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि आप लोग उस वक्त पहले खामोश थे और बजट मंजूर भी हो गया। अब मंजूर कैसे हुआ, ये तो बहुत एक बड़ा अहम सवाल है ना। उसके बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशंस है, ऐसे इस पर जरा रोशनी डालिए। अलवीना, बात तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि अपोजिशन खामोश की। अपोजिशन मुसलसल बात कर रही थी, बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे थे, इश्यूज को उठा रहे थे। लेकिन हमारा कहना यह है कि इनके पास सिर्फ 4 MNA का फर्क था जब इसकी हुकूमत बन गई है। उस 4 MNA को अगर आप मैंगल साहब को निकाल दे तो वैसे खत्म है। फिर आपने खुद बात की इनकी अपने MNA जो है ना वो हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ये सारे खरीदे गए ना, जो जहाज लेके पूरे पाकिस्तान में घूम रहा था, उनके लिए MP MNA खरीद रहे थे। अब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस आ गया तो वो सारे हटाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दो, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की हुकूमत को छोड़िए, जो मामूली सी सीटों के ऊपर उसने काफ लीग और MKM को साथ लेके पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 5 साल पूरी की है। लेकिन आप उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या दूसरी हुकूमतें देखिए, हर वक्त वहां से इत्यादी उनको साथ छोड़ जाते थे तो हुकूमत को खतरा होता था। ये पाकिस्तान की तारीख में अलवीना पहली हुकूमत है जहां काबीना के अरकान यानी वजीर खुद एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे, इल्जामात लगा रहे, साजिशों की बात करें, खुद इनकी MNA कराची। मंदोखेल साहब, मुझे बता दीजिए मंजूर कैसे हुआ बजट जब आप लोग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मंजूर असल से मैं इस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शो ऑफ हैंड जो मामला है, इस हवाले से ये कानून आना चाहिए और ताकि पता चल जाए जो हाथ खड़े कर दे। और उस हिसाब से ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इस हवाले से जो ना बहुत सारे लोग दबाव में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मैं नहीं कहूँगा हर पार्टी के लोग कभी न कभी हो जाते हैं। PTI की भी अपोजिशन से मिल जाता है, अपोजिशन के PTI से मिल जाता है। इस हवाले से वो बजट मंजूर हो सकता है, लेकिन ये भी कानून मेरे हिसाब से बदलना चाहिए ताकि आज के हवाले से ये कानून होना चाहिए ताकि पता चल जाए कौन आदमी बिक रहा है, कौन आदमी वोट दे रहा है। लेकिन आप समेत पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब एक वजीर आजम के अपने वजीर उसके काबिने में मुतफिक नहीं है तो MNA और इत्यादि तो दूर की बात है। इत्यादि काफ लीग आपके सामने है, इत्यादि आपकी बुक्टी साहब, मैंगल साहब, ये MKM के हाल देख लें, MKM खुद नाराज बैठी है। तो जब ये इत्यादि तो छोड़िए, खुद इनकी अपनी MNA MPA वजीर जो है ना एक दूसरे के साथ मुतफिक नहीं है। कराची की इनकी 14 MNA है, ठीक है, और 14 MNA में जो 2 वजीर को छोड़ के सब नाराज है। मंदोखेल साहब, फिर आप लोगों ने वो जो इश्यूज हैं उनको क्यों एड्रेस नहीं किया? अब आप लोग इश्यूज नहीं बता रहे कि आखिर इस बजट से मसाइल क्या हैं आपको, क्योंकि जो वफाक है वो तो यही कह रहे हैं वही बजट है जो पहले मंजूर होता चला है, लगाए गए। अलवीना आप ये समझ लो, बजट के उस्मान साहब जानते हैं अच्छी तरह, बजट में जो रिकवरी होता है वो रिकवरी 5000 से अबाव करके 5000 अरब जो ना होता है वो पिछली मरतबा भी नहीं पूरी कर सके, इस मरतबा भी पूरा कर नहीं पाएंगे। तो हमारे ये कहना है कि आपने जो इतने लंबा चौड़ा बजट दिए और देखो इनको आपको सोच लाएंगे
क्या उन्होंने चलिए उसमें तरमीम करा है, तो ये क्या करेंगे, ये हर दूसरे हफ्ते, मैंने तो दूर की बात है, दूसरे हफ्ते अपनी बात चेंज करेंगे और दूसरे बजट लाएंगे, क्योंकि इनकी बस की बात है ही नहीं हुकूमत चलाना। इनकी माशी तौर पे इन्हें अपनी हरकतों की वजह से तबाह कर दिया पूरा माशरा। दे दीजिए क्योंकि वक्त खत्म होने जा रहा है। 1200 अरब रुपए मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ, ये डाउन शॉर्टफॉल की तरफ जाएंगे। और जिस तरह ये पेट्रोल पे एकदम 25 रुपए का एटम बम आवाम पे गिरा दिया गया, इसी तरह के इलेक्ट्रिसिटी पे और मुख्तलिफ सुई गैस पे ये एटम बम गिराएंगे मिनी बजट के सूरत में, और अवाम का जीना दोगर हो जाएगा। तो अवाम पहले ही आपको पता है इस वक्त मर रही है, पिस रही है, तो ये मजीद रोडों पर निकलेगी, इंतशार की तरफ जाएगी, और मैं नहीं समझता इन हालात पे ही हुकूमत चल सकती है। ठीक है, अब्दुल अजीम साहब वन लाइनर देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अवाम का साथ दें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम का साथ दिया था, इसी तरह PTI को भी चाहिए कि अवाम का साथ दें, और जो वादे किए थे अवाम के साथ वो अवाम के पूरे निभाएं। जिस तरह का बजट आया आपने, वो बजट को पहले जैसे बजट के से जो है ना बहुत ही इन्होंने इस तरह का बजट दिया है कि जो अवाम का दुश्मन है। ठीक है, आरिफ जदून साहब, मैं आखिर में जो है अपोजिशन को मशवरा दूंगा, मेरी बात को हमायूं साहब भी सेकंड करेंगे कि ये दो जमात